इस लेक्चर में हम लोग जो प्लांट्स लेंगे उसमें सबसे पहले आता है खदिर। ठीक है, तो खदिर का गण क्या होता है? ये कुष्ठग्न कैटेगरी का गण आता है। ठीक है, आचार्य ने इसको कुष्ठग्न के अंतर्गत रखा हुआ है या फिर कषाय स्कंद के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसके कुल की बात करें या फैमिली तो मिमोसेसी फैमिली का ये प्लांट है। ठीक है, इसके अलावा इसके नाम जो आपने ध्यान रखना है, नाम में आप इसको लैटिन नेम इसका होता है एकेसिया कैटेचू। ठीक है, अकेशिया कैटेचू, और यही एक ध्यान रख लो। और एक ना सोमवल्कर होता है जो कि श्वेत खदिर होता है, उसका होता है एकेशिया पॉलीकैंथा। ठीक है, जो श्वेत खदिर होता है ना वो होता है अकेशिया पॉलीकैंथा। तो आप खाली एक ही ध्यान रख लो, अकेशिया कैटेचू, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, फिर इसके अलावा अब यहाँ पे इसके अगर संस्कृत नाम में क्या क्या इसको बोला जाता है, इसके संस्कृत नाम क्या है? खदिर होता है, रोगों को नष्ट करता है और शरीर में स्थिरता लाता है ये। ठीक है, इसलिए इसका नाम खदिर बोला जाता है। रक्तसार क्यों बोला जाता है? इसका जो सार भाग होता है वो रेड कलर का होता है। दंत धावन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, हमने चरक में भी देखा था। ठीक है, इसके अलावा इसको कंटकी भी कहते हैं क्योंकि ये कांटों से युक्त होता है, और बालपत्र कहते हैं, छोटे पत्ते वाला होता है, और यज्ञिक, ये सब इसके पर्याय हैं क्योंकि इसकी लकड़ियाँ जो है यज्ञ में प्रयोग होती हैं। अब यहाँ पे जो श्वेत वल्कल है, चलो इसके बारे में केवल इतना ही ध्यान रखो, इसका बॉटनिकल नेम हो गया और इसके कुछ पर्याय हो गए। ठीक है, अब इसके स्वरूप की अगर आप बात करेंगे तो ये एक मध्यम वृक्ष मतलब मीडियम हाइट का एक प्लांट होता है, और इसके कांड त्वक जो है, मतलब इसका बॉडी जो है वो कैसी रहती है? खुरदुरी होती है, कांटों से युक्त होती है और धूसर वर्ण की, यानी थोड़ा डस्टी सी, जिस तरीके का डस्ट का कलर होता है उस टाइप की ये सॉर्ट ऑफ होती है। ठीक है, बाहर का जो कास्ट होता है, बाहर की जो लकड़ी होती है वो पीताभ श्वेत होती है, यानी येलोविश वाइट होती है, और भीतर की जो है रक्तवर्ण की होती है। इसके पत्ते कैसे होते हैं? बबूल के समान संयुक्त, आपस में जुड़े हुए माने की, और पक्षाकार यानी पक्ष के आकार के होते हैं, और 3 से 4 इंच लंबे इसके पत्ते होते हैं। ठीक है, तो इतना बहुत डिटेल में नहीं, जितना जितना थोड़ा थोड़ा याद हो जाए। और पुष्प इसके कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, पीले रंग के होते हैं। इसके अलावा इसका जो फल है वो शिम्बी कहलाता है, और 2 से 4 इंच लंबा, पतला, और अगेन धूसर वर्ण का चमकीला सा इसका फल होता है। और अब अगर आप इसकी जातियों की बात करें ना, कौन कौन सी कैटेगरीज या वेराइटी हैं इसकी, तो इसकी 2 वेराइटी होती है, एक होता है श्वेत और एक होता है रक्तपिश। तो ये जो रक्तपिश होता है ये बाहर से रक्तपिश और भीतर से पीताभ एवं कोमल तथा भंगुर होता है। ठीक है, इसे पपड़िया, भंगूरा और पखरा कंत भी कहते हैं। इतना डिटेल में नहीं करो, केवल जातियों के नाम पता होने चाहिए। श्वेत, रक्त कपिश, रक्त कृष्ण, कृष्ण वाला जो है सबसे बेकार माना जाता है, और एक होता है विट खदिर। ठीक है, तो विट खदिर जो है वो विट का मतलब होता है मल, तो इसमें से ऑब्वियसली मल या चर्बी के समान इससे गंध आती है। ठीक है, तो इतना केवल ध्यान रख लो। और अगर आप इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये हिमालय प्रदेश में पाया जाता है। रासायनिक संगठन क्या होता है? तो इसमें कैटेचिन नाम का जो है केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है। गुण की अगर आप इसमें बात करेंगे तो गुण इसका लघु और रूक्ष होता है, रस इसमें तिक्त कषाय होता है, विपाक इसका कटु होता है, वीर्य इसका शीत होता है, और मेनली ये कुष्ठग्न होता है। अब अगर आप इसके कर्म की बात करें तो ये तिक्त और कषाय एवं शीत, ये इसकी प्रॉपर्टीज होने की वजह से कफ और पित्त का मेनली शमन करता है। रक्त संस्थान पे कैसे काम करता है? तो एक्सटर्नली जो है ये स्तंभन और कुष्ठग्न होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम पे कैसे काम करेगा? तो क्योंकि इसमें आपने ना ये लिखना भी होता है कि ये ऐसा काम कर क्यों रहा है। ठीक है, तो आपने ये लिखना है कि ये रुचिवर्धक है और स्तंभन है, कृमिघ्न है। क्यों? बिकॉज ऑफ तिक्त एंड कषाय प्रॉपर्टी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वरना तो ऐसे तो कहानी सभी में बन सकती है ना, तो आपको रिलेट करके बताना है। फिर नेक्स्ट है रक्त व संस्थान, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या काम है? तो अगेन इसकी प्रॉपर्टी तिक्त और कषाय एवं शीत होने की वजह से मेनली ये शोणित स्थापन का काम करता है, रक्त का प्रसादन है, स्तंभन है, और रक्त बढ़ाने का काम करता है। प्लस इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से
ये शोथनाशक भी होता है, ठीक है। फिर ऐसे ही आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या काम करेगा, तो ये कफनाशक होता है। यूरिनरी सिस्टम पे मूत्र का संग्रहण करने वाला होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या करता है, शुक्र का शोषण कर लेता है। क्यों, क्योंकि उसमें कषाय रस है ना, तो कषाय क्या करेगा, शोषण कर लेगा, शुक्र का शोषण कर लेगा। और गर्भाशय शौथिल्य हर होता है, ठीक है। इसके अलावा त्वचा में कुष्ठग्न है और कंडुग्न है। इसके अलावा बस इतना काफ़ी है। और प्लीहा का जो शोथ होता है उसको दूर करने के लिए यूज़फुल है। अब अगर आप इसके प्रयोग की बात करें तो ये मेनली कफ पित्तज विकारों में प्रयोग किया जाता है। और पाचन संस्थान पे बात करें तो ये रुचि अरुचि अतिसार कृमिग्न, क्योंकि ये सब इसकी प्रॉपर्टीज थी ना, तो ऑब्वियसली इन डिजीज़ में यूज़ होगा। रक्तवय संस्थान की अगर आप इसमें बात करेंगे तो ये क्या है, रक्तस्राव, रक्त विकार, पांडु, इन सब में यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये रक्त स्थापन का काम कर रहा है। इस वजह से जितने भी ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं इसमें यूज़फुल है। इसके अलावा आप श्वसन संस्थान की अगर बात करेंगे तो कफग्न होने के कारण कास में खास ये अच्छा होता है, ठीक है। फिर ऐसे ही मूत्रवय संस्थान की बात करेंगे तो कफनाशक और मूत्र संग्रहणीय होने से मेनली ये प्रमेय रोग में अच्छा यूज़फुल है, ठीक है। खदिर प्रमेय में भी अच्छा माना जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है कि काम अतिशय है, प्रदर हो गया है, यौनी शैथिल्य है, इन सब में यूज़फुल है। त्वचा हमें पता ही है कि कुष्ठग्न कंडुग्न होता है, जितने भी स्किन डिजीजेज हैं वहाँ सब जगह इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और प्लीहा वृद्धि यानी स्प्लीनोमेगैली हो गई है तो वहाँ पे भी ये यूज़फुल है। और इसका कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं, तो इसमें त्वक और खदिर का सार, जिसको कंथा भी कहा जाता है, कत्था, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। और मात्रा कितनी, अगर इसका चूर्ण ले रहे हैं तो 1 से 3 मात्रा में। और अगर आप इसका ये क्वाथ बना रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊँ ना, इतना आप अगर इसको नहीं भी ध्यान रखेंगे, मात्रा तो ना हर किसी की याद करना पाना पॉसिबल नहीं है। तो मात्रा के लिए आप बेसिक चीज़ ध्यान रख सकते हो कि जो आपने रसशास्त्र से पढ़ रखी है कि चूर्ण कितना यूज़ होता है, क्वाथ कितना होता है ना, तो वो चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। ये इसके अलावा जैसे फिर भी ध्यान रख लो कि चूर्ण जो है 1 से 3 मात्रा में, क्वाथ जो है 5 से 10 तोला, खदिर सार जो है 3 से 6 रत्ती यूज़ होगा। और इसके क्या मार्केट में मेडिसिन मिलती हैं, खदिरारिष्ट, खदिरादि क्वाथ, खदिराष्टक और खदिरादि वटी, ठीक है। और बस इतना काफ़ी। नेक्स्ट जो हम प्लांट पढ़ेंगे दैट इज़ हरिद्रा, ठीक है। हरिद्रा अगेन क्या है, वो कुष्ठग्न के अंतर्गत ही आता है, लेखनीय होता है, ठीक है। कंडुग्न है, विषग्न है, इस और शिरोविरेचन, तिक्त स्कंद, तो आचार्य चरक ने ना इन सारी कैटेगरीज के अंतर्गत हरिद्रा को रखा गया है। ऐसे बोलते कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ना, तो बट एज सच त्वक वर्ण्य नहीं बोला गया, बट कुष्ठग्न है, कंडुग्न है, इन सब के संदर्भ में बोला गया है। इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली होती है सिटामिनेसी फैमिली, ठीक है, सिटामिनेसी फैमिली। और क्या इसका लैटिन नेम है, तो कुकुरमा लौंगा, ठीक है। हमें पता ही होता है कुकुरमा लौंगा इसका लैटिन नेम है। संस्कृत में इसको हरिद्रा कहते हैं क्योंकि ये हरे वर्ण की होती है, जो शरीर का वर्ण ठीक करे, ठीक है, इसलिए भी इसको हरिद्रा कहते हैं। और इसको कांचिकी भी कहते हैं क्योंकि ये स्वर्ण के समान पीले रंग की होती है। निशा इसको कहते हैं चांदनी की तरह, चांदनी रात की तरह ये सुंदर होती है। इसको वर्णिनी यानी सुंदर वर्ण वाला भी कहा जाता है। इसको गौरी कहते हैं क्योंकि ये पीतवर्ण की होती है। कृमिग्न कहते हैं क्योंकि कृमियों का नाश करने वाली होती है। और योष्टि प्रिया यानी उपटन आदि में और स्त्री रोगों में, ठीक है, गायनकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी यूज़फुल है। इसके अलावा इसको हट विलासिनी यानी कि बाजारों की शोभा बढ़ाने वाला भी कहा जाता है। ये सब इसके पर्याय हैं, ठीक है। अब स्वरूप की अगर बात करें तो ये क्या होता है, इसका 1 साल का मतलब प्लांट रहता है। जिस तरीके से अदरक का छोटा पौधा होता है उसी तरीके से इसका भी रहता है। 1 साल की इसकी लाइफ होती है, ठीक है। इसकी पत्ती जो है 1 से 1.5 फुट लंबी चौड़ी होती है और आम की तरह इसकी गंध होती है। इसके अलावा इसका जो पुष्प दंड होता है वो क्या होता है, 4 से 6 इंच लंबा होता है और हल्दी के रंग का होता है। इसके अलावा फल जो है इसका लंबा, गोलाकार और गांठ जैसा अदरक दिखता है वैसा ही दिखता है। और इसका अंदर का भाग जो है अधिक पीला होता है। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में इसमें फूल आने लगते हैं। हल्दी तो समस्त भारत में पाई जाती है। रासायनिक संगठन जो है इसमें कुकुरमिन रहता है। टर्मरिक ऑयल एंड टर्मरॉल इसमें पाया जाता है। गुणों की अगर आप इसमें बात करें तो रूक्ष लघु होता है, तिक्तन कटु है, विपाक इसका कटु है, वीर्य इसका उष्ण है।
कर्म की अगर आप इसमें बात करेंगे तो ये मेनली उष्णवीर्य होने से कफ वात शामक और पित्त रेचक, पित्त को शरीर से बाहर निकालने वाला होता है, और तिक्त होने की वजह से पित्त का शमन भी। तो इन शॉर्ट ये त्रिदोषज्ञ माना जाता है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम, नाड़ी संस्थान पे बात करें तो ये उष्णता की प्रॉपर्टी की वजह से पेन को कम करता है। पेन मेनली वात की वजह से माना जाता है ना, तो इसलिए उष्णता से वात का विनाश हो जाएगा। तो इस संदर्भ से आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा पाचन संस्थान की अगर आप इस पे बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे कैसा काम है, तो रुचिवर्धक, अनुलोमन और पित्तरेचक और कृमिग्न, ये सब इसके काम है। रक्तवय संस्थान पे क्या करता है, तिक्त होने की वजह से रक्त का प्रसादन, रक्त का वर्धन और रक्त का स्तंभन करता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या करता है, ये तिक्त होने की वजह से कफ का नाशन करता है। मूत्रवय संस्थान पे क्या करता है, मूत्र का संग्रहण और विरेचन करता है। प्रजनन संस्थान पे उष्ण होने से गर्भ का शोधन करता है, और तिक्त होने से ये स्तन्य शोधन और शुक्त शोधन है। त्वचा पे कुष्ठग्न है, और बस इतना काफ़ी है, ठीक है। अब इसके यूजेस की बात करते हैं। ये सारा तो हमने देखा कि क्या क्या इसका एक्शन है। अब इनसे फ़ायदा होता है तो ये कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल होता है, तो क्योंकि ये तीनों दोषों का नाश कर रहा है, तो जितने भी त्रिदोषज्ञ डिजीजेज होंगे ना, सभी जगह इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप इसके नाड़ी संस्थान की बात करेंगे तो इसमें क्या रहता है कि जो भी अभिघातज, मतलब ट्रॉमेटिक वेदना हो रखी है, नाड़ी शूल है, ठीक है, सभी जगह यूज़ किया जा सकता है। पाचन संस्थान में अरुचि, विबंध, कामला, जलोदर और कृमि रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। देखो आपने ये चीज़ एक सुन रखी होगी मिसकंसेप्शन के रूप में कि जिसको जॉन्डिस हो जाता है वहाँ पे आपने हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, पीली चीज़ें नहीं करनी है, बट इसका कोई रिलेशन नहीं है आपस में, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कामला रोग क्या होता है, जॉन्डिस ही होता है ना, तो कामला में इसका प्रयोग बोला गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इससे कोई रिलेशन नहीं है उसका, कामला का और इसका। नेक्स्ट है रक्तवय संस्थान की बात करेंगे तो रक्त विकार, पांडु और रक्तस्राव ये सब जगह यूज होता है। श्वसन संस्थान में कास, श्वास काश, इन सब में यूज किया जाता है। श्वास कास्ट यानी कि जिसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है बेसिकली। मूत्रवय संस्थान में प्रमेह रोग में इसका अच्छा यूज़ है। इसका स्वरस और चूर्ण प्रमेह में यूज़ किया जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्रसव के बाद यानी आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी इसका अच्छा यूज़ है। जितने भी स्तन्य विकार हैं, माने ब्रेस्ट रिलेटेड डिसऑर्डर है, वहाँ पे भी हल्दी का सेवन कराना चाहिए, अच्छा रहता है। और शुक्रमेहन में भी ये अच्छा लाभकर है। और त्वचा में ये कुष्ठ, कंडू, उदर आदि जितने भी चर्म रोग हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब अगर आप इसके प्रयोगांग की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हल्दी का क्या है, आप कंदी यूज़ करेंगे ना, उसका रूट जो जड़ है वो, ठीक है। और मात्रा क्या है, आप इसका स्वरस लेंगे तो 1 से 2 तोला, चूर्ण लेंगे तो 1 से 3 मात्रा। इसका मार्केट में क्या है, विशिष्ट योग क्या कह लीजिए, हरिद्रा खंड करके रहता है इसका विशेष योग, ठीक है। ये अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट जो ड्रग है हमारे सिलेबस में दैट इज़ भल्लातक, ठीक है। तो भल्लातक अगेन कुष्ठग्न के अंतर्गत आता है, ठीक है, और दीपनीय होता है, मूत्र संग्रहणीय होता है, ये सब में आता है। आप सिर्फ चरक के हिसाब से याद करो, सुश्रुत का भी नहीं ध्यान रखो। इसकी फैमिली की बात करें तो एनाकार्डियेसी इसकी फैमिली है, और नाम इसका क्या होता है, सेमिकार्पस एनाकार्डियम, ठीक है। और इसके पर्याय की बात करेंगे तो भल्लातक होता है, ठीक है, भोले के समान तीक्ष्ण गुण भाले के समान, ठीक है। भाला आपने देखा होगा पुरानी मूवीज़ में या कोई माइथोलॉजिकल शोज़ में, ठीक है, तो वहाँ पे भाले से वध किया जाता है, ठीक है। तो वो भाले के समान एकदम तीक्ष्ण गुण वाला ये होता है। इसके अलावा अरुष्टकर यानी कि स्पर्श से क्या होता है, ये वर्ण उत्पन्न करने वाला होता है। व्रण आपने ये ना, हम उसमें भी पढ़ते हैं, अगध में भी इसको पढ़ा जाता है। इससे ना फॉल्स वुंड भी क्रिएट किए जाते हैं, घाव, नकली घाव इससे बनाए जा सकते हैं। तो इसीलिए बोला है स्पर्श करने से ही इससे व्रण उत्पन्न हो जाता है। तो ये होता है अरुष्टकर, इसलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। अग्निक एकदम अग्नि के समान ये उष्ण वीर्य का होता है। इसके अलावा शोफकृत रहता है, स्पर्श या धूम से ही शोथ उत्पन्न करने वाला होता है, सूजन उत्पन्न हो जाती है इससे। अग्निमुख होता है, फल का मुख भाग आग के समान इसका लाल रंग का रहता है, आगे का मुंह इसका, ठीक है। तो ये सब हिंदी में इसको भिलावा कहते हैं।
फिर नेक्स्ट जो है मार्किंग नट, मैंने आपको बताया ना इसको मार्किंग नट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे झूठे चोट के निशान बनाए जाते हैं। ये अगध में हम एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। और स्वरूप की बात करें तो इसका वृक्ष होता है जो कि 25 से 30 फुट ऊंचा होता है। और इसके अलावा कांड त्वक जो है इसका वो धूसर वर्ण का होता है। और इसके पत्र जो हैं शाखाओं के अग्रभाग से निकलते हैं और लगभग 3 से 8 इंच लंबे होते हैं। इतना थोड़ा कर लीजिए। इसके अलावा इसका जो पुष्प है ना वो कैसा होता है? पीताभ होता है और एक लिंग होता है। ठीक है, मतलब स्त्री वाला पुष्प अलग है और पुरुष वाला पुष्प जो है इसका अलग रहता है। यहाँ पे बताया भी हुआ है कि स्त्री और पुरुष वाला जो पुष्प है वो अलग अलग वृक्ष होते हैं। इसका जो फल है वो 9 इंच लंबा रहता है। इसके अलावा इसका पुष्प जो है ग्रीष्म ऋतु में आता है और फल हेमंत शरद में लगते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? समस्त भारत में ये पाया जाता है, विशेषकर बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम में पाया जाता है। इसका रासायनिक संगठन है कि स्फोटजनन तेल 32% इसमें एक स्फोटजनन तेल रहता है जो कि ईथर में विलय है और वायु के संपर्क से कृष्ण वर्ण का हो जाता है। ठीक है, वोलेटाइल है बेसिकली और एयर के कांटेक्ट में आके कृष्ण वर्ण का हो जाता है। इतना आप ध्यान रख लीजिए। अब इसके गुणों की बात करें तो ये ना बहुत ही तीक्ष्ण होता है। ठीक है, तो ये लघु स्निग्ध और तीक्ष्ण होता है। रस इसका मधुर कषाय, वीर्य इसका उष्ण और विपाक इसका मधुर। ठीक है, आचार्य चरक ने भल्लातक के लिए ऐसा बोला कि ये इतना तीक्ष्ण है कि कोई ऐसा कफज रोग नहीं है जो आप भल्लातक से ठीक ना कर सको। ठीक है, ये इतना तीक्ष्ण होता है। तो ये आपने इसके बारे में खास पॉइंट ध्यान रखना है। फिर कर्म की बात करेंगे तो इसमें उष्ण और तीक्ष्णता के कारण मेनली कफ और वात शामक होता है। ठीक है, पित्त का शोधन करेगा। इसके अलावा नाड़ी में नर्वस सिस्टम में बात करें तो ये मेद्य भी होता है। भल्लातक को एज अ रसायन भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, नाड़ियों के लिए बलप्रद होता है। पाचन संस्थान में बात करें तो उष्ण तीक्ष्ण होने से क्या करेगा? दीपन, पाचन, भेदन, ठीक है, यकृत उत्तेजन और कृमिघ्न यानी लिवर फंक्शन को एनहांस करेगा और कृमि का नाश करेगा। रक्त वह संस्थान पे अगर आप बात करें तो ये हृदय को उत्तेजित करता है और श्वेत कर्णों को बढ़ाता है, यानी WBCs को बढ़ाता है और हार्ट को अच्छा करता है, उत्तेजित करता है। ठीक है, और शोथ को भी दूर करता है। श्वसन संस्थान में कफ का नाश करता है, कफ को निकालता है। मूत्रव्यय में क्या है कि प्रारंभ में इसके प्रयोग से क्या होता है? मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, किंतु शीघ्र ही वृक्क यानी किडनीज थक जाते हैं तो मात्रा फिर मूत्र की कम हो जाती है। और यदि इसके बाद भी इसका प्रयोग जारी किया जाए तो मूत्र से रक्त निकलने लगता है। ठीक है, ये इसका अलग पॉइंट है, बाकियों की तरह नहीं बोला हुआ है इसमें। ठीक है, फिर प्रजनन संस्थान पे ये मधुर है तो इस वजह से ये वृश्य रहता है। और शिशनगत नाड़ी यानी पेनाइल रीजन की जो भी नर्व्स हैं वहाँ पे क्या है? उत्तेजित करने से काम उत्तेजना भी उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है शुक्र श्राव वृद्धिकर होता है। उष्ण तीक्ष्ण वाजीकरण के जैसा भी यूज होता है। ठीक है, और उष्ण तीक्ष्ण होने से गर्भाशय उत्तेजक होता है। ये सब इसके बारे में बोला है। अब इसके प्रयोग की बात करें तो मेनली ये वात कफज या सबसे ज़्यादा ये कफज रोगों के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, तो उनमें ये खास यूज़ होगा, उतना ध्यान रख लो। पित्त वाला आप यहाँ पे मत ही लिखो। ठीक है, नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो भी मस्तिष्क दौर्बल्य है, नाड़ी दौर्बल्य है, अपस्मार है, इन सब में ये यूज़ होता है। पाचन संस्थान की बात करें तो अग्निमांद्य, पाचन विकार, विबंधानाह, गुल्म, उदर, अर्श, ग्रहणी, कृमि, जितने भी अग्नि के वजह से होने वाले रोग हैं, ठीक है, उन सभी में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, कि इतना ये तीक्ष्ण है कि अग्नि को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अर्श रोग में ये श्रेष्ठ औषधि मानी गई है। ठीक है, इससे क्या होता है? यकृत का रक्त संवहन ठीक हो जाता है और प्रतिहारिणी सिरा में रक्त का दबाव कम हो जाता है। गुदा की सिराओं में संचित रक्त हट जाता है, अंकुर इससे सूख जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रक्तवह संस्थान की अगर आप बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा हृदय दौर्बल्य में प्रयोग होता है इसका। मेनली रक्त ग्रंथियों पर इसका उत्तेजक प्रभाव रहता है जिससे कि ग्रंथि शोथ में यूजफुल है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो वात कफ शामक है, छेदन करता है, छेदन की प्रॉपर्टी भी इसमें होती है। काश, श्वास, इन सब में यूजफुल है। मूत्र
वयस्रोतस की अगर आप बात करें तो मेनली प्रमेय में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रजनन संस्थान में शुक्र दौर्बल्य, ध्वजभंग इज अ टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है। और कष्टार्तव यानी पेनफुल मेंसेस सभी जगह यूज होता है। अब आप इसका प्रयोज्यांग की बात करें तो इसका एक सेकेंड, इसका फल यूज होता है। मात्रा इसकी बहुत ही कम रहेगी, 3 से 6 मात्रा। स्वरस इसका 1/2 से 2 रत्ती। इसके विशेष योग क्या होता है? अमृत भल्लातक और भल्लातक तेल, ठीक है। क्योंकि ये एज अ पॉइजन भी रहता है तो इसीलिए इसका बोला है कि इसके निवारण के लिए आपको नारियल और तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए। प्रशस्त भल्लातक कौन सा है, अच्छा भल्लातक कौन सा है? तो जो जल में डूब जाए वही भल्लातक औषध में यूज़ करने के लिए लेना चाहिए, ठीक है। और इसका सेवन आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप भल्लातक का यूज़ करा रहे हैं तो कोई भी पित्तवर्धक या उष्णवीर्य की चीज़ें, कटु, अम्ल, लवण, इन सब चीज़ों को कम्प्लीटली त्याग कर दें क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होता है, ठीक है। आग के पास, धूप के पास ना बैठें और ककरा रष्टक भी वर्ज्य, जितना भी तीक्ष्ण आइटम है सब वर्ज्य। पित्त शामक चीज़ें जैसे कि दूध, घी, चीनी, भात आदि, इन सब का सेवन ज़्यादा करना होता है। तिल और नारियल का भी सेवन करना होता है, ठीक है। और ये ना इतना तीक्ष्ण होता है कि जब भल्लातक का प्रयोग एज अ रसायन भी करवाया जाता है ना, तब भी मुंह में पहले घी का लेप लगाने के लिए बोला है आचार्यों ने, उसके बाद भल्लातक खाना है ताकि ओरल कैविटी भी कहीं पे भी हमारी डैमेज ना हो जाए, उसका म्यूकोसा, ठीक है। तो आज के लिए ये 3 ड्रग्स हमने इस लेक्चर में देखी। ओके, थैंक यू।